एक ऐसी पावर जो कि हम लोग को विरासत में मिली है। तो आप यकीन करोगे, योग एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो कि हम लोग को विरासत में मिला है, लेकिन हम लोग समझना नहीं चाहते। आज की फास्ट रनिंग लाइफ के चक्कर में किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बिजनेस करना है। आज हम लोग बात करेंगे योग के बारे में, ये कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग की लाइफ में। और इस चीज को भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में भी बचपन में समझाया, पर हम लोग नहीं समझ पाए। और ध्यान आपकी अवेयरनेस को इस तरह बढ़ाता है कि आपके ब्रेन के टिश्यूज को ताकतवर बनाता है। जब ब्रेन टिश्यूज ताकतवर होगा तो सीधी सी बात है, उससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें होंगी वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। ये विपस्सना को पुनर्जीवित किया था आज से 2800 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने ही विपस्सना को करके उन्होंने मोक्ष एनलाइटमेंट की प्राप्ति करी थी। और उसके बाद से उसी प्योर विपस्सना को ये करते रहा। चाहे जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं करते क्या है, वो प्रातःकाल सुबह 5 बजे ही उठता है, भले रात में 12 बजे 1 बजे सोए। और ये क्रम लगातार कई बार भी चलता है। हाइपर सेंसिटिव होना क्या होता है, समय के पहले चीजें सीख लेना, जिसपे ब्रेन ब्रेन अभी तैयार नहीं है उन सारी चीजों को सीखने के लिए। रील्स बच्चे देखने स्टार्ट कर देता है, जिससे बहुत सारी ऊर्जा उनके अंदर जनरेट होने लगती है। जब आंसुओं के माध्यम से आपका शरीर सिद्ध हो जाता है, कभी देखेंगे जब शरीर बहुत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होगा तो हमेशा आप बहुत अच्छा फील हो, वे हमेशा स्टेबल रहेगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इज़ अ योगा एक्सपर्ट। आज हम उनसे बात करेंगे योगा कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सर, वेलकम ऑन एयर सर। धन्यवाद। देखिए, योगा कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो एक बात समझ लीजिए। आजकल जैसे बहुत सारे लोग योग करने के लिए आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो योग को इस तरह से लेते हैं जैसे वो एक फिजिकल एक्टिविटी है, बस अपना आए थोड़ा सा उछल कूदू भाई, बस इतना खत्म। तो मैं हमेशा उनको समझाता हूँ, मैं अपनी क्लास में हमेशा लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप योग के इतिहास को जानिए। योग बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों को भी बताता हूँ कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं। साइंस भी कहता है कि मानव चेतना आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व उसमें अभूतपूर्व बदलाव आए। ये वही समय था जब आदि योगी शिव के रूप में एक व्यक्ति हिमालय में पहुंचा और वहां पर बैठकर ध्यान की स्थिति में बैठ गया। अच्छा, आज के समय में तो हम लोग जानते हैं कि भाई ध्यान क्या है, क्या सारी चीज है। आप सोचो, अगर आपने कभी योग या ध्यान या प्राणायाम कभी ना देखा हो, कोई व्यक्ति अचानक करने लग गया तो आप बोली बड़े आश्चर्यचकित होंगे, करे ये कौन सी स्थिति है। तो भगवान सिंह जब ध्यान की स्थिति में बैठे थे, तो ध्यान की स्थिति में देखिए चेहरे पर हमेशा एक अभूतपूर्व शांति होती है। चेहरा बड़ा शांत होता है, आप स्थिर स्थिति में होते हो। और आपकी जो श्वास होती है, ये जो लगातार जो आप सांसें ले रहे हो, उसकी गति भी, अगर आप अच्छे ध्यान की स्थिति में है तो कहते हैं कि सुई की नोक के 1000वें हिस्से से छोटी हो जाती है साहब। इस स्थिति में जब वो बैठे, तो लगातार वो बैठे थे, मतलब 1 2 दिन नहीं, महीनों सालों के हिसाब से। तो ये बड़ा कौतूहल का विषय हुआ लोगों में। भाई धीरे धीरे बात फैली कि अमुक व्यक्ति वहां पर कोई बैठा है इस स्थिति में खड़ा है। तो लोगों ने देखना स्टार्ट किया। देखते देखते, ठीक बात है भाई, हम लोग जाते हैं, हम लोगों को पता चले कोई चीज आई, 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 1 महीने देख लेंगे, धीरे धीरे वहां संख्या कम होती गई। कहते हैं कि कई वर्ष बाद वहां पर 7 लोग बचे उन आदि योगी सिंह को देखने के लिए। वे सप्तऋषि थे। करीब 10 वर्ष बाद भगवान शिव ने जब आंखें खोली तो अपने आगे उन 7 लोगों को देखा, उन्हें टोटल इग्नोर किया और अपना बस गए, थोड़ा सा वॉक वॉक करके फिर से वो ध्यान की स्थिति में बैठ गए। इन लोगों ने निवेदन किया कि हम आपसे इस स्थिति के बारे में पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। वो मुस्कुरा के उन फिर आंखें बंद कर ली। फिर कहते हैं कि कई वर्षों बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो फिर से उन 7 लोगों ने निवेदन किया। तब भगवान सिंह ने, भगवान आदि योगी सिंह ने उन्हें प्रारंभिक अवस्था जो योग की है, प्राइमरी स्टेज के बारे में बताया, कुछ विधियां बता दें कि आप ऐसे ऐसे करो। तो कहते हैं कि करीब 84 वर्ष बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद देखा कि वे सभी 7 ऋषि एक प्रकाश पुंज की तरह चमक रहे थे। तो उनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, अब ये लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और ये वो दिन था जब उन्होंने आंखें खोली इतने वर्षों बाद। तो वो दिन था 21 जून।
जिस दिन हमारे यहाँ विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होता है। इसी दिन 6 महीने का वो काल होता है जिसमें कहा जाता है कि देवताओं की रात्रि शुरू हो गई। मतलब देवता विश्राम में होते हैं, इतने भी अपने मांगलिक और अच्छे काम होते हैं इन दिनों में फिर रोक दिए जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तभी कहा जाता है कि इन दिनों में आपको खूब अच्छे से पूजा पाठ और योग के माध्यम से अपनी आत्मा को जोड़ने का काम, ये सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो जब उन्होंने आंखें खोली वो दिन 21 जून का था, और जब उन्होंने ये निर्णय किया कि नहीं, अब मैं एक गुरु के रूप में इनको सिखाऊंगा कि वास्तविकता में योग होता क्या है, तो उन्होंने निरीक्षण किया 28 दिनों तक लगातार। 21 जून से 28 दिनों तक जब निरीक्षण किया, तो 28 दिन बाद जो डेट आती है वो होती है गुरु पूर्णिमा की डेट। गुरु, चूंकि भगवान शिव ने ये निर्णय किया कि अब मैं गुरु के रूप में इनको सिखाऊंगा, इसलिए गुरु पूर्णिमा का उद्भव हुआ उस समय। उन्होंने अच्छे से ध्यान की सभी विधियां उन्होंने सिखाई थी। 112 ध्यान की प्राचीन विधियां थी जो भगवान शिव ने उस समय उनको सिखाई, और सब सिखाने के बाद उनको 7 अलग अलग दिशाओं में भेजा। आज हम पूरे विश्व में हमें जो भी प्राचीन अभिलेख या जो भी प्राचीन चीजें मिलती थी कार्बन डेटिंग करके, कोई 10,000 वर्ष पूर्व मिल रही है चीजें, कोई 8,000 वर्ष पूर्व मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं सप्त ऋषियों का भी कहीं ना कहीं उनमें जिक्र है। तो कहते हैं यही वो काल था जिस समय योग के माध्यम से जो हमारी चेतना का स्तर था वो बढ़ा। मतलब हमारा बौद्धिक स्तर एकदम से बूम किया। तब तक इतना बूम नहीं कर पाया था। क्यों? जैसे किसी से नॉर्मल आप पूछे योग क्या होता है, तो आप गूगल कर लेता है, अच्छा अच्छा योग क्या होता है, कि ये मन शरीर और आत्मा को जोड़ने का उपक्रम होता ही। ठीक बात है। तो वास्तविकता है, मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का उपक्रम ही योग है। आप सबसे पहले शरीर को सिद्ध करते हो आसनों के माध्यम से। जब आसनों के माध्यम से आपका शरीर सिद्ध हो जाता है, कभी देखेंगे जब शरीर बहुत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होगा, तो हमेशा आप बहुत अच्छा फील हो, वे हमेशा स्टेबल रहेगा। सर, हाउ डिड यू स्टार्ट विथ योगा? कितना समय हो गया? योग को करते हुए तो मुझे करीब 10 से 12 साल हो गया, मोटा मोटा शायद 12 साल हो गया। क्योंकि 10 से 12 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो गंभीर योग मैंने स्टार्ट किया वो 10 वर्षों से किया। 2 साल थोड़ा सा ढूंढने में, थोड़ा रिसर्च करने में, ये सब चीज़ों में गए। तो लगभग गंभीर रूप से 10 वर्ष। सर, जब 10 साल पहले आपने स्टार्ट किया तब लोगों को इतनी अवेयरनेस थी? कानपुर में जब हम 10 साल पहले योग को लेकर आए, तो यहाँ पर शिवा योगा इंस्टीट्यूट के नाम से कानपुर का सबसे बड़ा योगा इंस्टीट्यूट हम लोगों ने खोला। उसके लिए कानपुर नहीं तैयार था। हम लोगों ने 8 महीने उस स्टूडियो को रन किया। कानपुर का सबसे बड़ा और सबसे, मतलब आप समझो, अच्छा स्टूडियो कानपुर में। उसके पहले इतने अच्छे स्टूडियो को किसी ने देखा ही नहीं था, इतने अच्छे टीचर्स, इतनी अच्छी योग की फॉर्म्स, पर कानपुर नहीं तैयार था। कानपुर बेसिकली उस समय योग को जानता भी नहीं था ठीक से कि योग होता क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं जानता था, योग को जानते थे, बट बेसिक नॉलेज जानते थे। और कोई भी कानपुर में पुराने समय में, आज से 12-13 साल पहले जो भी टीचर्स होते थे वो अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना भी नहीं चाहते थे, वो पुराने पैटर्न पे ही काम कर रहे थे। हम लोग की सोच क्या है कि आज भी इतने वर्ष होने के बाद भी हम लोग नई नई चीजें सीखते हैं, क्योंकि एक अच्छा भी योगा प्रैक्टिशनर हमेशा नया सीखता है, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करता है। जैसे आप लोग एंड्रॉयड को लगातार अपडेट और अपग्रेड करते हैं। 2.0 स्टार्ट हुआ था, देखिए आप 16 अराउंड यू पहुंच गया है, तो हमेशा अपडेट करना पड़ता है। सर, पहले बच्चे प्लेग्राउंड में गली मोहल्लों में खेलते थे। अब उनकी लाइफस्टाइल सेकेंडरी हो गई है। वो दे स्टे इन होम। अब उनकी फिजिकली एक्टिविटी कम हो गई है, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी तो कम हुई है, क्योंकि हम लोगों को भी अपना बचपन याद है। हम लोग अगर सुबह 6 बजे बिस्तर नहीं छोड़ते थे, तो हम लोगों की जो माता जी होती थी वो कई बार खड़ी हो जाती थी, धूप आ गई है और अभी तक तुम लोग सो रहे हो। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज ढेर सारी करते थे। हमें आज भी याद है कि गर्मी की जब छुट्टियां होती थी वही टाइम होता था भाई घूमने फिरने मजे करने का। तो हमारे घर के पास में SD कॉलेज है, एस डिग्री कॉलेज। उसके ग्राउंड पे हम लोग दोपहर की लू में, जब भयंकर लू का समय होता था, उस समय हम लोग क्रिकेट खेलते थे 3-4 घंटे। हम लोग कभी भी वहां नहीं होते थे। रात में जब कभी लाइट चली जाती थी, अपना लाइट की स्थिति भी उस समय बड़ी खराब थी, भाई लाइट चली गई, गायब है पूरी रात।
पूरे मोहल्ले के लड़के निकल के आते थे, बाहर हम लोग खेलते थे, कई सारे गेम्स होते थे। पुराने मोहल्लों में चौतरे होते थे जिसमें बूढ़े बुजुर्ग बैठते थे, तो बहुत अच्छा माहौल होता था। आज के समय में ये जो एक्टिविटीज देखिए, हम पेरेंट्स को एक बात बताते हैं, ये जो बच्चों को छोटी उम्र में ही ये जो मोबाइल दे देता है, इस वजह से बच्चे हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। हाइपर सेंसिटिव होना क्या होता है? समय के पहले चीजें सीख लेना, जिसपे ब्रेन ब्रेन अभी तैयार नहीं है उन सारी चीजों को सीखने के लिए। रील्स बच्चे देखने स्टार्ट कर देता है, जिससे बहुत सारी ऊर्जा उनके अंदर जनरेट होने लगती है। और वो ऊर्जा देखिए, उस ऊर्जा को वो स्थिर करना तो जानते नहीं है, तो क्या करेंगे कि मदर ने कोई बात कही तो सीधे मम्मी से लड़ जाना, सीधे पापा से लड़ जाना, घर में खूब ज्यादा चिल्लाना, फिर टीचर की स्कूल में बात ना मानना। ये हाइपर सेंसिटिव होने का लक्षण होता है। इसलिए इसे पेरेंट्स को थोड़ा-सा इग्नोर करना चाहिए। और पेरेंट्स की भी आजकल यही समस्या है कि वो अपने आप को बचाते हैं। वो तुरंत मोबाइल, लैपटॉप या आईपैड उनके हाथ में थमा देते हैं, ठीक है, तुम अपना देख। कि खाना नहीं खा रहे हो, तब चलो बेटा। ये बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में, खाना नहीं खा रहे हैं, फ़ोन पकड़ा दिया। ये बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि पेरेंट्स खुद आलसी हो गए। वो खुद एंगेज नहीं होना चाहता है। तो तय बात मानिए, ऐसे बच्चे आगे चल के ना अपने माता-पिता की इज़्ज़त करेंगे और ना वो समाज में समाज की जो भी वैल्यूज़ हैं उसको समझेंगे। तो माता-पिता को अभी से ही ध्यान देना चाहिए। उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ-साथ अपने साथ भी एंगेजमेंट थोड़े से रखने चाहिए। किस एज के बच्चे अभी योगा स्टार्ट कर सकते हैं? 7 साल के बाद आप संपूर्ण योग कर सकते हो। परंतु 7 साल के पहले अगर बच्चों को आप योग कराना चाहते हो, तो आप सबसे पहले उनको यम और नियम सिखाइए। यम और नियम में सत्य, अहिंसा, सत्य, शौच, संतोष, सत्ता, प्रणिधान, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो बच्चों में आप धीरे-धीरे उनको सिखाओ। जब वो मानसिक रूप से तैयार हो जाएँगे, फिर उनको धीरे-धीरे आप योग की तरफ लेके आओ। प्राइमरी स्टेज पे अगर आप 7 साल के नीचे किसी बच्चे को, तो आप प्राणायाम या हल्की-फुल्की लाइट एक्टिविटीज़ उनको करा सकते हो। परंतु 7 वर्ष के बाद बच्चों को हम पूर्ण योग करा सकता है। अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ की बात करूँ, तो लोग अपने ऑफ़िस में लॉन्ग आवर्स तक बैठे रहते हैं। तो योगा की ऐसी कोई टेक्निक है जो लोग अपने ऑफ़िस में बैठ के योगा कर सकें? हाँ, ऑलरेडी योग की ऐसी टेक्निक है। कॉर्पोरेट योगा में एक चेयर योगा पूरी फॉर्म इसीलिए बनाई गई, जनरेट करी गई। चेयर पे बैठ के बहुत सारे हम आसनों को परफॉर्म कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जिससे अच्छा दोस्ती समस्या क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी अभी मैं ही बैठा हूँ, थोड़ा सा अपना आराम से रिलैक्स मोड में बैठा हूँ, नहीं बैठना चाहिए। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखे बैठना चाहिए। फिर दूसरी चीज कि अगर आप स्ट्रेट बैठे हो, उसके बाद आप अपने लैपटॉप पर अगर आप काम कर रहे हो या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, तो आप अपनी नेक लगातार यूं रख दो। आपकी स्पाइन यूं है, अपनी नेक को अगर आपने यूं रखा हुआ है, तो आगे चल के सर्वाइकल की प्रॉब्लम, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम, फुट एंड शोल्डर की प्रॉब्लम, ये सब कॉमन प्रॉब्लम होती है ऑफिस में। और फिर उसके बाद देखिए, खान पान तो गड़बड़ होता है, तो आगे चल के पेट की समस्याएं होती है। सर, लोग योगा स्टार्ट करते हैं, बंद कर देते हैं। कुछ लोग लॉन्ग लाइफ के लिए योगा करते हैं, तो बहुत अच्छा है उनके लिए। लेकिन योगा के रिज़ल्ट कब जाके बॉडी में समझ में आने लगते हैं? देखिए, अच्छा योग शिक्षक होगा, अगर उसके सानिध्य में आप योग कर रहे हैं, तो पहले ही दिन से आपको समझ में आएगा कि योग क्या होता है। ये केवल बातें होती हैं कि आयुर्वेद में आप जाओगे, दवा खाओगे तो कई दिन में असर करेगा। कई दिन में नहीं, उस पहले सेकंड से असर करेगा। ठीक उसी प्रकार से योग में भी, अभी जैसे मैं हाल ही में आपको बताता हूँ कि एक स्टूडेंट आई मेरे पास, उन्होंने कहा साइटिका है पिछले 15 सालों से। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा 15 दिन में। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा, अरे 15 दिन में कैसे ठीक कर देंगे? तो मैंने कहा ठीक कर दूंगा, उसको पता है। अच्छा, वो विश्वास इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि आज तक हो सकता है मुझे एक ऐसा व्यक्ति ना मिला हो। भाई, चूँकि मेडिकल साइंस मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, और डॉक्टर्स के पास जाने के बाद पिछले 15 साल से वो लगातार मेडिसिन लेती हैं। उन्हें रिलीफ तब तक मिलता था जब तक वो मेडिसिन खाती थी। परंतु मेरे पास योग करने के बाद मुझे लगता है कि शायद 15 दिन तो नहीं, 18 से 19 दिन में उन्हें 100% रिलैक्स और आराम मिला था। और फर्स्ट डे जिस दिन वो आई थी, मैंने कहा था कि चलिए अच्छा 5 मिनट का मैं एक डेमो देता हूँ, फिर बताइए आराम है कि नहीं। और 5 मिनट के डेमो में ही उन्हें 20 से 30% आराम था। तभी मैंने कहा था कि अब आप इसी ट्रैक पे काम करिए, मैं आपको कराऊंगा, आप ठीक हो जाओगे। इससे बहुत सारी बीमारियां होती है। इससे आपको लो बीपी, हाई बीपी, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम, आपको पेट से जुड़ी समस्या, थायराइड की समस्या, पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसी तमाम सारी बीमारियां आप अगर योग को करते हो तो आप ठीक कर सकते हो। सर, आज की जो लाइफ है बहुत ही फास्ट रनिंग लाइफ है। लोग अपने ऑफिस के लिए भाग रहे हैं, बिजनेस के लिए भाग रहे हैं। तो लोग योगा को कैसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? देखिए,
आज का युवा बोलता है सर समय नहीं मिलता है यार, मैं ऑफिस फिर दिन में आना और ये सारी समस्या। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी बनाई हुई ये धन दौलत ये रिश्ते नाते तो सब खत्म। अच्छा जब इमरजेंसी मोड में आ जाओगे, भैया बहुत जरूरी है पर डॉक्टर ने बता रहे अरे आज तो ऑपरेट कराना है और 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करना है, फिर क्या करोगे? सब छोड़ दोगे ना। मैं सबको एक सीख देता हूँ कि योग को उसी तरह अपने जीवन में अपनाओ जिस तरह भोजन और पानी को अपनाया है आप लोग। बिना भोजन पानी के नहीं रह सकते हो ना, चाहे जितनी व्यस्तता हो। खा ही लो, वो पाव खा लो भरे, 2 बूंद पानी के ऊपर खाओगे और पियोगे। ठीक उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति प्रतिदिन नियमित दिनचर्या से अपने योग को करता है, तो निश्चय बात मानिए शरीर निरोगी तो रहता ही रहता है। खास और ये जो आजकल लोग एंजाइटी स्ट्रेस ओवर थिंकिंग और अनिद्रा नींद ना आना, ये सब समस्याओं से भी दूर रहता है। So, what sort of diet you think is the best for Indian physics? देखिए, डाइट का तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। डाइट क्या होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। सर डाइट क्या रखे? मैं कहता हूँ कि भाई जो मौसम आपको जो फल और सब्जियां दे रहा है उसको खाओ। अब कौन सा मौसम? भाई बारिश में कहा जाता है कि वर्षा ऋतु में परहेज करना चाहिए, लो परहेज करना चाहिए खाने से, क्योंकि वर्षा ऋतु ऐसी होती है कि चीजों को खराब करती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताए, गाय या भैंस होती है तो उसके जो खुर होता है, तो उसके खुरों में इस समय गंदगी से कीड़े पड़ जाते हैं। तो भाई कीड़े पड़ गए हैं, भाई उसको पेन हो रहा है तो क्या करेगी? वो चाट के उसको साफ करेगी और चाट के वो सब चीजें कहाँ जा रही है? उसके पेट में। फिर वही दूध के रूप में हम उसको पी रहे हैं, तो क्या होगा? एक हमें समस्या होगी, बैक्टीरिया बढ़ेगी। इसीलिए इस मौसम में बहुत सारा परहेज करना चाहिए। अच्छा जो लोग योग को करते हैं तो उनको जानकारी होती है कि डाइट और आहार क्या होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि इस मौसम में इसे हरण को खाना चाहिए। जैसे अपने यहाँ सौंधी हर वगैरह ये आता था, तो वो हरण का ही एक रूप होता है जिससे हमारा पेट वगैरह ये सब एक्टिव रहे, ठीक रहे। पर हमेशा मौसम के अनुरूप, ये नहीं कि ब्लिंकिट पे गए ऑर्डर मार दिया अरे ड्रैगन फ्रूट खा लेता है, ड्रैगन फ्रूट खा लेता है, अरे कैसे खा लोगे भाई? ये हमारे यहाँ का फल है भाई, ये बात तो हमारे यहाँ का फल नहीं है, कभी भी कहीं भी कैसे भी उगरा। भाई हम इसको म्यूटेंट फ्रूट कहते हैं। तो आप उन फ्रूट्स को खाइए जो मतलब प्राकृतिक रूप से हम जिनको शुरुआत से देख रहे हैं। भाई संतरे के मौसम में संतरा खाइए। अब आजकल तो देखिए सहूलियत हो गई है कि अपना किसी स्टोर पे चले गए, भाई गर्मी में देखिए आम आते हैं। अब आम को हम जाड़े में भी खा सकते हैं, आम को हम किसी भी मौसम में खा सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस भी मौसम के फल और सब्जियां हैं, अगर आप उसी मौसम के फल और सब्जियों को खाते हो तो आप हमेशा निरोगी बने रहोगे। और सबसे अच्छा कालखंड आता है शरीर को बनाने का, वो होता है आपका शरद ऋतु, मतलब जाड़े का मौसम। जाड़े का जो मौसम होता है वही मौसम सबसे अच्छा होता है। सबसे ज्यादा परहेजी मौसम जो है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा परहेज करनी चाहिए, वो ये वर्षा ऋतु का काल होता है। उसमें अपने पेट को बहुत संभाल के रखना चाहिए। इसी मौसम में सबसे ज्यादा बच्चों के, अगर अभी आप किसी डॉक्टर के विजिट करो तो वो पता चलेगा कि बच्चे ने कुछ खा लिया, वो उसके लूज मोशन लगातार हो रहा है। सबसे ज्यादा कोल्ड कफ की प्रॉब्लम तो होगी, बिल्कुल होगी। भाई क्यों नहीं होगी? अच्छा, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आजकल के बच्चों में ये मैं देखता हूँ कि हर दूसरे बच्चे को है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आप बहुत क्लियर समझ लो कि हमारा जो शरीर होता है वो वात पित्त का, ये तीनों ही प्रवृत्ति का होता है। भाई अगर शरीर में वात नहीं होगा तो हमारे शरीर में ये जो भी जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है ना, ये हवा के कारण निकल रही है। ये जो मेरी पलके ब्लिंक हो रही है ना, ये भी हवा के कारण। अगर हवा नहीं होगी तो मेरे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। पर यही जब डिसबैलेंस हो जाता है वहाँ, तो हमें पेट संबंधी विकार देता है, गैस की समस्या, ये सारी समस्या देता है। ठीक इसी तरीके से पित्त, अगर शरीर में पित्त नहीं होगा तो एसिड या के खाने को हजम नहीं करा कैसे कर पाओगे अगर पित्त नहीं होगा। और यही जब पित्त असंतुलित हो जाता है तो आप एसिड बनने लगता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और यही चीज कफ, जितनी भी मोबिलिटी है या ये जितने मूवमेंट्स हो रहा है, तो ये सारे मूवमेंट आपके कफ की वजह से है। ये सारे जोड़ों में आपके कफ है, और यही जब असंतुलित हो जाता है तो फिर ये, तो बच्चों को शुरुआत में समझ लेना चाहिए कि वात में कफ में अगर कफ बढ़ रहा है तो कफ के अनुरूप उनको चीजें वो शुरुआत में दें। आजकल बहुत सारी चीजें जैसे दादी नालियों
के नुस्खे के अनुसार बहुत सारी चीजें जो मना करी जाती थी कि भैया ऐसा करो। बच्चों की आंखें आज तक से कमजोर होती, बचपन से खुल के चश्मे लग जाता है। पुराने समय में क्या होता था कि बादाम को जलाकर चांदी के चम्मच में ऊपर यूं रख लिया, बादाम को जलाकर जो उसका भाई धुआं होता था उसके काजल को, और दिया जो होता था वो दिया तेल दाने घी के दिए से जलाकर बादाम को जो बनता था उसको आंखों में लगा, इतनी आंखों की रोशनी तेज हो जाती थी, डॉक्टर मना कर देता ऐसा है देखो हम समझ गए ना मेरा काम का। और ये गड़बड़ है। बच्चों को प्रतिदिन नाभि में तेल लगाया जाता था जन्म के बाद से, अब मना कर देते डॉक्टर, तेल मत लगाना, कान में तेल मत डालना, आँख में तेल मत डालना। बस बहुत सारी चीजें हैं कि अब देखिए डॉक्टर से कहीं ना कहीं हमारे डर का बड़ा लाभ उठाते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई चीज हुई जाए तो लोगों को लगा अरे यार, डॉक्टर ने बात नहीं मानी थी। थोड़ा सा इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी रूट से हम लोगों को जुड़ना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। जड़ों से ना जुड़े होने के कारण ही लोग हमारे भय का लाभ उठाते हैं। लोग दादी नानी के नुस्ख़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, लोग उससे बात ही नहीं कर रहे हैं इन चर्चाओं पे। देखिए दादी नानी के नुस्खों की अगर आप बात करोगे तो बचपन में अगर कभी पेट बिगड़ जाता था मेरा तो दादी तुरंत लेती थी ऐसा करो, जाके थोड़ी सी हींग और बुकनी मिला के हल्के गुनगुने पानी से खा लो और हींग को गर्म करके नाभि पे लगा लो और विश्वास मानो तुरंत ठीक हो जाता था। आज वो चीजें समझ में आती हैं कि भाई हींग और बुकनी कैसे प्रभावशाली होता है। हींग की प्रवृत्ति होती है कि आपके पेट के अंदर अगर किसी तरह का जहर है तो उसको खत्म कर देता है। अब बुकनू क्या होता है, बुकनू बहुत सारे ऐसे पाचक चीजों का एक मिश्रण होता है, तो ये जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो पेट पे जाके इतना जबरदस्त काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो दादी रानी के नुस्खों की बात करोगे तो ब्लोटिंग की समस्या इतनी सामान्य समस्या होती है। सुबह सुबह हरी धनिया को पीस के थोड़ा सा उसको पीस पानी में डाल के उसको उबाल लो, एक गिलास से जब वो आधा रह गया तो उसको पी लो, तुम्हारी ब्लोटिंग की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जिसको कभी कभी बहुत पित्त की समस्या होती है, भाई एसिड बनता है, तो डॉक्टर क्या कहता है एंटासिड खा लो या कुछ खा लो। मेडिसिन मतलब रेफ़र कर देते हैं। बहुत मतलब इतना अच्छा नुस्खा है कि रात में एक गिलास दूध लो, ठीक है, एक गिलास ज्यादा होता है भाई, कोई कोई नहीं पी पाते, आधा गिलास दूध लो, ठीक है, आधे गिलास दूध में एक बड़ी इलायची डाल, ठीक, उसको अच्छे से उबालने के बाद वो जो उसको रख दो, जो ठंडा हो जाए, फ्रिज वगैरह में रख दो, जब वो ठंडा हो जाए तो उस दूध को गुड़ के साथ खा लो, ठंडा मीठा दूध, और मीठा शक्कर के साथ नहीं, गुड़ के साथ। आप देखो इंस्टेंट, मतलब 10 मिनट तक होंगे जब आप एसिड सब सामान हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे नुस्खे होते हैं भाई, हम लोगों ने सुने नहीं तो जानते नहीं, जानते नहीं तो भाई डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। सर ज़्यादातर लोगों को विपස්සना के बारे में नॉलेज नहीं है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? विपස්සना का मतलब होता है अपने ही शरीर को देखना। विपස්සना एक पारिभाषा वर्ड है। विपස්සना बड़ी जबरदस्त चीज है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में ही क्वेश्चन में कहा कि भगवान शिव ने 112 ध्यान की विधियां सिखाई सप्तर्षियों। प्रथम ध्यान की विधि थी विपස්සना। विपස්සना संबंधित होती है आपकी श्वास से। आपकी जो सांसें होती हैं ना, आपकी सांसें हमेशा आपके शरीर और आत्मा से जुड़ी हुई होती हैं। सांस जब अंदर जाती है ना, अंदर जाके एक समय होता है जब वो रुकती है। अच्छा जब शरीर में सांस नहीं आती है तो वही को मृत्यु काल होता है। और सांस आ गई, जन्म का काल हो, गर्भ से बच्चा निकला, पहली सांस आई, जन्म हो गया उसका। और जब सांस छूट गई तो मृत्यु हो गई। ये क्रम आपके शरीर में हर क्षण चलता है। और चूंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है भाई, इतना मस्तिष्क हमारा चैतन्य अवस्था में नहीं कि हम उन सूक्ष्म स्थितियों को भी देख पाए। तो विपස්සना में आप अपनी सांसों को देखते हुए धीरे धीरे सांसों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हो। और फिर जब अपने अंदर आप जाना स्टार्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि यूनिवर्स कहीं नहीं है, यूनिवर्स आपके शरीर के भीतर ही है। और इस चीज को भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में भी बचपन में समझाया, पर अब लोग नहीं समझ पाए। किस तरह समझाया, उनके मुंह में मिट्टी तो उनकी माँ ने कहा मुंह खोलो काना, काना ने मुंह खोला तो अंदर थोड़ा यूनिवर्स दिखाई पड़ा। ये उस चीज को उन्होंने इस कहानी, इस लीला के माध्यम से समझाया भी है कि हमारे ही भीतर पूरा यूनिवर्स है। और जब जब आप ध्यान रखते हो, जब विपස්සना या अन्य भी किसी विधि को आप जब गंभीरता से करना स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि वास्तविकता में हमारे भीतर संपूर्ण यूनिवर्स है।
एक नॉर्मल हम लोग मोबाइल को कनेक्ट करके गूगल में कुछ भी सर्च कर लेता है। अरे सोचो, जीता जागता ये शरीर है, इतना जबरदस्त ब्रेन है, इसी ब्रेन से बने हुए ये सारे गैजेट्स हैं, सारी चीजें हैं। आप अपने ब्रेन को जब धीरे धीरे अनलॉक करना स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर एक फीचर और होता है कि जो लगातार इतने जन्मों से जन्म लेते चले आ रहे हो, वो सारी मेमोरीज भी आप अनलॉक कर सकते हो। सोचो, इतनी सारी मेमोरीज हैं, कितने जन्मों में कितना कितना सारा सब सीखा हुआ, सब कुछ सीखा हुआ, क्योंकि सारी योनियों में रहे भाई, जानवर ही बने, सब कुछ है, सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और इतना एक्सपीरियंस अगर तुम्हारे ब्रेन में अभी आ जाए तो तुमसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा, कौन विद्वान होगा। इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा और इन विधियों को अपनाकर उन्होंने धीरे धीरे इस भाई जाने, इसीलिए देखिए पुराने समय का विज्ञान बहुत उन्नत था और वो गलत पाया गया है कि हमारे यहाँ विज्ञान पीछे था, ये ना, हमारे यहाँ विज्ञान बहुत उन्नत था। और ये कोई किस्से कहानी नहीं है। हम लोगों के यहाँ यान तो उस समय उड़ते थे जब भगवान राम थे। मतलब आप देखो, और वो भी यान ऐसे नहीं थे, हाईटेक यान थे कि ब्रेन में जो सोचा है कि डेस्टिनेशन सेट हो गया और वो उड़ता हुआ जा रहा ऑटो है। पायलट। हाँ, और ईंधन देखो कौन सा यूज हो रहा है, पारा यूज हो रहा है। आप एक छोटे से पारे से आप पूरे यान को चला रहे हो। अब अगर आप थोड़ा सा एलियन टेक्नोलॉजी को पढ़ते होगे, सब देखते हो तो अभी बहुत सारी रिसर्च हुई, तो उस रिसर्च में ये हुआ कि एलियन भी अगर यूज करते होंगे अपने ईंधन को तो पारे को यूज करते होंगे। और देखिए, विज्ञान तो वास्तविकता में बहुत उन्नत था हमारे यहाँ, और वो उन्नत विज्ञान कहीं न कहीं आज भारत में हमको दिखाई पड़ता है। आज भारत के प्राचीन मंदिरों को देखो, प्राचीन जितनी भी हमारे धरोहर है उनको देखो, उनको देखने से समझ में आता है कि क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी उस समय पे रही होगी। आज भी जैसे बहुत सारी पुरानी चीजें मिलती थी, कार्बन डेटिंग होती है, अच्छा अच्छा 5,000 साल पहले ही दिया था। वैसे बहुत सारी चीजें मिली भी है जो ये सिद्ध करती हैं कि प्राचीन समय का जो विज्ञान था वो हमसे बहुत उन्नत था। और हमारा दुर्भाग्य है कि सब चीजें हम लोगों से छुपाई गई हैं। सर सांसों को बस में कैसे कर सकते हैं? सांसों को बस में नहीं कर सकते। ये तो वही हो गया कि सर ईश्वर को बस में कैसे कर सकता है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर को मानते हो, ईश्वर की आस्था रखोगे, उससे प्रेम करोगे, सामने आके। फिर ठीक उसी तरीके से सांसें हैं, सांसों को बस में नहीं, सांसों के साथ बह सकते हो। नदी है, नदी को अच्छा बस ना कर लोगे, तुमने बांध बना दिया, बाढ़ आ गई क्या करेगी, बाढ़ आ सब तोड़ देगी, सब खत्म। ठीक उसी तरीके से जो आपकी सांसें हैं उनको बस में नहीं कर सकते हो, तो ना ही उनको नियंत्रित कर सकते हो। उनके फ्लो में तो मजे में, उनके साथ दोस्ती कर, उनके साथ घूमो टहलो, फ्लो में घूमते रहें बस। फ्लो में घूमो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अभी से सांसों की बात हुई है तो ये मतलब एक गंभीर बिंदु बताया है। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने आप को चेक करे, जब वो बड़ा शांत होगा, रिलैक्स होगा, तो अपनी सांसों को लेके बड़ी छोटी छोटी सांसें चल रही हैं। जैसे ही काम, क्रोध, मोह, भय, वासना, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी चीज आपके भीतर आई, फिर वो सब सांसों को चेक कर लेना, सांसों की गति बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें हमारी सांसों को विचलित करती हैं। और ध्यान की जिसे भी आपने बात करी थी ना, तो ध्यान का मतलब ही होता है कि हमारा वर्तमान, और ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, या तो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है या तो हमेशा पास्ट के बारे में सोचता है। आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि प्रेजेंट होता क्या है। अभी मैं पूछूं क्या है प्रेजेंट की डेफिनेशन, जो भी चल रहा है। जो अभी चल रहा है, तो ये चल रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है, ये तो भूतकाल सब होता जा रहा है। आपके शरीर के भीतर असंख्य एक्टिविटीज चल रही है, क्या वो आप समझ पा रहे हो? सुबह से शाम तक पलके ब्लिंक किया करते हो, क्या ये अच्छा यही कभी देख पाते हो क्या? नहीं यार, मेरी सब ये सब दुनिया उजड़ होती है हर सेकंड। अभी मैंने कहा तो लग रहा होगा हाँ, उनका तो है। तो ऐसी बहुत सारी असंख्य एक्टिविटीज होती हैं, जब हम उनको नहीं वॉच कर पा रहे हैं तो फिर ये सब हमारी अवेयरनेस की कमी है। और ध्यान आपकी अवेयरनेस को इस तरह बढ़ाता है कि आपके ब्रेन के टिश्यूज को ताकतवर बनाता है। जब ब्रेन टिश्यूज ताकतवर होगा तो सीधी सी बात है, उससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें होंगी वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। सर अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं, जैसे उसमें आमिर खान है, ऋतिक रोशन है, अकॉर्डिंग टू रोल ये लोग अपनी फिजिक्स चेंज करते रहते हैं जिम जाके, डाइट लेके। क्या ये योगा के अकॉर्डिंग पॉसिबल है? देखिए, योग के अकॉर्डिंग सब कुछ पॉसिबल है। आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, उसको आप लोग बाद में गूगल भी कर लीजिएगा। रामकृष्ण परमहंस ने, देखिए बहुत पीछे की बात नहीं, अभी कुछ 100 साल पहले की बात है। रामकृष्ण परमहंस ने इस चीज को पूरी दुनिया के सामने दिखाया कि हम
केवल उन्होंने इमेजिन करना, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया तो स्त्री, और कुछ ही दिनों में वो स्त्री स्वरूप में बदल गया, प्रॉपर स्त्री स्वरूप में, और इसको हजारों लाखों लोगों ने देखा। मतलब ये प्रामाणिक बात है, आप इसको गूगल करके भी देख सकते हो। और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में वो सब चीजें उन्होंने फिर से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया और सामान उस टाइम आ गए। ठीक इसी तरीके से अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कुछ एथलीट्स को बुलाया गया, तो उनसे कहा गया कि आप इमेजिन करो, क्योंकि एथलीट्स तो आप सारी मशीनें से लगा के उनसे कहा गया आप इमेजिन करो कि आप ट्रैक पे रनिंग कर रहे हो। फिर उन्होंने इमेजिन करना स्टार्ट किया और कि कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट हो। ठीक इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोगों को ओवर स्ट्रेस हो जाता है ना, लेटे हो अचानक वो स्ट्रेस हो, सोना चाहते हो नहीं सो पा रहे हो, खूब कोशिश कर रहे हो नहीं सो पा रहे हो। ठीक उसी तरीके से कभी रात में जब सोना, तो इमेजिन करो समुद्र के किनारे लेटे हो, अच्छी सी लहर आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, उस समय होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से योग से, आप वेट लॉस की बात कर रहे हो, योग से आदमी अपने संपूर्ण व्यक्तित्व, वेट लॉस तो बड़ी छोटी चीज होती है, आदमी अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को चेंज कर सकता है, अपने नेचर को चेंज कर सकता है, अपनी आदतों को चेंज कर सकता है। जैसे आदत है, वही जैसे खाली बैठे तो ये भी आदत है वो बनने की, अब आदत है नहीं छूट रही है। भाई कई लोगों ने कहा कि अरे ये अच्छी बात नहीं होती है, या कुछ लोग नहीं होता उनका तकिया कलाम कुछ वर्ड्स होता है, नहीं छूट रही है आदत। योग उन स्तर पे भी जाके उनको ठीक कर देता है। तभी मैं कहता हूँ कि ये जो रोग है ना, ये तो पहली बात तो ये छोटी छोटी बीमारियां कोई बीमारी नहीं होती हैं। बीमारियों को मतलब कैंसर हो जाए कुछ हो जाए उसको बीमारियां समझो, ये सब बीमारियां होती है। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो गई, एंजाइटी हो गई, सर्वाइकल हो गया, कि ओवर स्ट्रेस हो गया, ये सब कोई बीमारियां नहीं है, ये बहुत छोटी चीजें हैं। आप जब गंभीर योग की तरफ बढ़ोगे, तो योग भी गंभीरता के साथ आपके शरीर और मन को पूरी तरह से शुद्ध करके बिल्कुल ठीक करता है। सर जहाँ तक मेरा रिसर्च वर्क कहता है कि आपने बॉलीवुड के आर्टिस्टों को भी मतलब योगा क्लासेस दी हैं। दी है, वो भी देखिए, बॉलीवुड के जो भी आर्टिस्ट हैं के साथ एक अच्छी बात है जो हमने समझी, ये डेडिकेशन बड़ा जबरदस्त होता है। किसी भी चीज को बड़ी गंभीरता से समझता है, सुनता है। जैसे मान लीजिए भले ही उन्होंने पूर्व में कुछ अपना क्लासेस करी हो, जैसे मैंने दीपिका पादुकोण जी को क्लासेस दी, तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से उन चीजों को सुना, उन चीजों को समझा है। और ऐसा नहीं है कि हम पहले योगा टीचर थे कि जिससे उन्होंने क्लास लिया, हमसे पूर्व में भी उन्होंने क्लासेस ली थी, कई सारे योगा अध्यापकों के संपर्क में थे। परंतु उसके बाद भी उनकी गंभीरता किसी चीज को समझने की, और उसको समझने के बाद उस चीज को करने, मतलब ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। अपने यहाँ जैसे मैं कानपुर में देखता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स लोगों ने पूर्ण में कुछ क्लासेस करी, उनको कुछ बताओ नहीं सर वो तो ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो बॉलीवुड में देखिए वास्तविकता में बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है, बहुत अच्छी मेहनत के साथ उन चीजों को करते हैं, इसीलिए उनको रिजल्ट्स भी प्राप्त होते हैं। जैसे भी आपने क्वेश्चन में कहा ना कि ये ट्रांसफॉर्म कर ले सकती है हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी नहीं ट्रांसफॉर्म कर, बहुत मेहनत करता है, और उस मेहनत के साथ साथ उनकी बहुत सारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी छुपी होती है, उस मेहनत की दम पर वो चीजें चेंज करता है। सर इसके अलावा और किसी आर्टिस्ट को आपने सिखाया? दीपिका जी को मैंने सिखाया हुआ है, धीरे वो गाय जी से भी मैं मिला हुआ हूँ, उनके साथ भी सीखा हुआ हूँ, मैंने आपको को काफी सारी चीजें कराई है। ऋतिक को भी मैंने एक हफ्ते योगा क्लासेस कराई है। ऐसे कई सारे छोटे बड़े स्टार्स को मैंने योगा कराया। डॉक्टर अली ईरानी जी जो इंडियन क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट थे, करीब 15 साल वो रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट। अभी वो मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में एचओडी के पद पे कार्यरत है, सचिन के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके माध्यम से भी मैं कई सारे फैसिलिटीज समझा और मैंने क्लासेस दी। पर उस दिशा में बहुत ज़्यादा कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं सेक्रेटरी टीचर बन जाऊँ। थोड़ा सा हमें भी लगा कि भाई जहाँ पर जन्म हुआ है उस जगह पर इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कानपुर में देखिए एक समस्या है कि कोई भी टीचर अगर थोड़ा सा सीख गया तो वो अपनी चीज़ों को लेकर बाहर चला जाता है, वही कानपुर में होता है। इसीलिए कभी कानपुर में क्वालिटी योगा जनरेट नहीं हो पाया, और हम लोगों के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें अभी कानपुर में ठीक हुई हैं। सर बुद्धिस्ट मॉन्ग अपने आप को यौगिक क्रिया से काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। क्या इस लेवल पे योगा है? देखिए बुद्धिस्ट मॉन्क, अभी आपका क्वेश्चन तो विपश्यना का,
विपस्सना की शुद्ध फॉर्म को ही बुद्धिस्ट मॉन्क करता है। अच्छा, उस क्वेश्चन में मैं ये बताना भूल गया कि विपस्सना को पुनर्जीवित किया था आज से 2800 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने ही विपस्सना को करके उन्होंने मोक्ष एनलाइटमेंट की प्राप्ति करी थी, और उसके बाद से उसी प्योर विपस्सना को ये करते रहा। अच्छा, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं करते क्या है वो, कि उनके यहाँ गुरु शिष्य परंपरा होती है। जैसे मान लीजिए हम गुरु हैं, मेरे गुरु ने मुझको विपස්සना सिखाई, बिल्कुल प्योर फॉर्म जो 2800 साल पूर्व उनके गुरु गौतम बुद्ध ने उनको सिखाई। तो अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है उस विपස්සना को सीखने का? मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम एक काबिल शिष्य को ढूंढेंगे और अपनी विपස්සना उसको वो ज्ञान के रूप में देंगे, जिससे वो इसी कार्य को आगे करे। तो इसीलिए इतने, मतलब आप समझो 2800 साल बहुत होता है, इतने साल बाद भी एक शुद्ध फॉर्म उनके पास है, और जिसको वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। और विपස්සना जैसी चीज कोई कर ले, विपස්සना मतलब आप सोचो, आप अपने अंदर की सारी कैपेबिलिटीज को जान रहे हो, आप अपने ब्रेन को अब अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। विपස්සना जो गंभीर रूप से कर लेगा तो उसके लिए सब कुछ संभव है। सर एक गुरु हैं, योगा गुरु, ही इंट्रोड्यूस हॉट योगा, ही इज़ वेरी फेमस इन हॉलीवुड। सर मैं जानना चाहूँगा व्हाट इज़ हॉट योगा। देखिए, हॉट योगा आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, वो फेमस भले हो गया, और उसको विक्रम योगा के नाम से ही मिलता है। हॉट योगा, हॉट योगा इस तरह से होता है कि आप एक रूम में पहुंचे, उस रूम का टेम्परेचर 42 कर दिया गया है, और थोड़े से कम कपड़ों में आपने इन्हीं यौगिक क्रियाओं को वहां पर करना स्टार्ट किया। खूब सारी स्वेटिंग आपको होने लगी, ढेर सारी कैलोरीज बर्न होने लगी, तो लोगों को तेजी से उसमें वेट लॉस हुआ, लोगों को बेनिफिट्स मिले, और थोड़ा सा कुछ नया हट के भी था। भाई इंडिया में तो ना चल पाता हॉट योगा, ये कम कपड़ों में भाई कौन योग करता है? तो ये देखिए, पाश्चात्य देशों में चला, परंतु मैं एक बात कहूंगा कि ये चीज देखिए अच्छी रहती है। अपने पारंपरिक भारतीय योग जो था वो ये सब चीजें नहीं सिखाता है। जैसे हम लोग आज भी देखते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 होता है। अगर आप योग कर रहे हो, योग करने के तुरंत बाद आप पानी नहीं मत पियो, योग के बीच में पानी मत पियो। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। आपने पानी पिया तो तुरंत फ्लक्चुएट होकर नीचे आया, तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस, उसी डिफरेंस में जन्म लेते हैं बैक्टीरिया। अब आप समझो, आप हॉट योगा करा रहे हो 42 के टेम्परेचर में, 100% बहुत सारे लोग हॉट योगा करते हुए भी बेहोश हुए होंगे, उनको भी कई सारी समस्याएं हुई होंगी। पर होता क्या है कि एक बुरे बच्चों को कभी सामने नहीं आया जाता है। और बाकी तो हॉट योगा जब आप स्वयं करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हॉट योगा अच्छा होता है या बुरा होता है। सर अगर मैं कुंभ की बात करूं, कुंभ में बहुत से साधु ऐसे होंगे जो कोई 10 साल, कोई 20 साल से अपने एक हाथ को उठाए हुए हैं। से कौन सी यौगिक क्रिया में आते हैं ये। हठ योग, हट हठ योग मतलब, अब जैसे इसके नाम में ही वो चीज है, हट। हट का क्या मतलब होता है? जिद। अब मैंने कहा कि आज से मैं ये प्रण लेता हूँ कि आज से मैं इस हाथ को ये रखूंगा, परंतु प्रण मतलब लेना कोई आसान बात नहीं है। आप एक योगी हो गए, जब आपने अपने आप का, अपने मन और शरीर सिद्ध किया होगा, तभी आप प्रण ले सकते हो। नहीं तो अभी प्रण लिया क्या करेंगे? 10 मिनट बाद, अच्छा प्रण ठीक है कैंसिल करते हैं, हम कल कर लेंगे, इस तरह से नहीं। कोई सिद्ध योगी जब हठी प्रवृत्ति है उस प्रण को ले लेता हो, करता है, तो वो उस अवस्था को लगातार, अब चाहे उसका शरीर बचे चाहे ना बचे, जब तक उसका शरीर है तब तक वो उस चीज पर टिका रहेगा, अडिग रहेगा। तो ये हठ योग के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, वो हठ साधक होता है। सर हम लोग योगा करते हैं अपने फिजिकली और मेंटली के लेवल को बैलेंस करने के लिए, लेकिन क्या है ये हठ योगा स्पिरिचुअल वे में जाता है। देखिए, हठ योगा स्पिरिचुअल में, अब आप एक बार, जैसे मैंने भी कहा, आप एक सामान्य व्यक्ति हो, मैं आपसे कहूँ कि एक काम आप करो कि आज से लेके कल तक आप अपने एक हाथ को उठा के रखोगे और राम राम जपोगे। तो भाई हो सकता है मेरी बातों की गंभीरता को समझते हुए 1 घंटे इस तरीके से हाथ ऊपर कर लिया है, पर 1 घंटे बाद असहनीय पीड़ा होगी तो हाथ ही चल। ठीक बात है। अब आप समझो उस हठ योगी का मेंटल स्टेटस क्या होगा, जो 1 2 दिन नहीं, सालों से अपने हाथ को ऊपर करके रखे हुए, और मतलब जाड़ा गर्मी बरसात चाहे कोई भी स्थिति हो,
आप सोचो बहुत सारी ऐसी फिजिकल नीड भी होती है कि हमें दूसरे हाथ की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद भी वो उस चीज पे अडिग है। तो आप सोचो कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है। तो जो आदमी इतने अपर लेवल पे काम कर रहा है तो वो हमारे आप से 100 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल है। वो ईश्वर के करीब है। वो ये जान चुका है कि ये शरीर केवल एक माध्यम है, शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा ही सत्य है। आप अपनी कार में बैठे हो, किसी ने कार में ईंटा मारा तो आप चिल्लाते हो अरे भाई भाई लग गई, चोट लग गई, बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा करते हो क्या? अरे लगा हो। किसी ने ईंटा मारा तो मुस्कुरा दिए, तुमको कौन सा लगा ईंटा? आपको लगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप योग के माध्यम से धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर जाते हो तो आप समझ जाते हो कि शरीर अलग है, आत्मा अलग। ये ठीक उसी तरीके से कि आत्मा अंदर बैठी, शरीर है। अब शरीर में कुछ भी कर लो। आपने बहुत सारे हड्डी योगी देखे होंगे, खोपते तेल में बैठ जाते हो, तलवार आर पार कर लेते हैं। कैसे कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि अब शरीर जो है वो माध्यम की तरह उपयोग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक बहुत बड़े अच्छे योगी, मॉडर्न योगी मैं कहूँगा, जे कृष्णमूर्ति के बारे में। उन्होंने जब अपनी स्पाइन का ऑपरेशन कराया, बड़ा ऑपरेशन था, तो डॉक्टर ने उन्हें एनेस्थीसिया देने के लिए जब कहा तो उनका नहीं नहीं, कोई लोकल एनेस्थीसिया नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ऑपरेट करो। आप समझो कि वो उन्होंने पूरा ऑपरेशन कराया बिना एनेस्थीसिया है, बिना किसी पेन किलर, बिना किसी चीज के, बिना किसी सपोर्ट के, और हंसते मुस्कुराते बात करता रहा। क्यों? क्योंकि वो भी उस लेवल पे सिर्फ हो चुके थे कि उनके लिए शरीर के लिए एक माध्यम है, अब शरीर के लिए एक टूल है। भाई अगर मेरी सोल है, जब हम सोल को जान चुके हैं अपनी, तो मेरे शरीर में कुछ भी होगा तो मुझको क्यों पेन होगा अभी? भाई सामान्य आदमी के साथ क्या समस्या है? सामान्य आदमी की समस्या है कि वो अपनी आत्मा तो बहुत दूर की बात है, वो इसी को सब कुछ समझ रहा है। जैसे मैं अंशित हूँ, मैं अंशित को ही सब कुछ समझ रहा हूँ। और छोटी सी चिटकोटी भी कोई काट लेता है तो अरे बड़ा पेन आ गया, गर्मी लग रहा है, अरे बड़ी गर्मी लग रही है। तभी कोई देखिएगा सिर्फ योगी, बहुत सारे वीडियोस अब वायरल होने लगे हैं कि बैठे हुए हैं -44 के टेम्परेचर में, कहीं कुछ नहीं लग रहा, बैठे हैं बिल्कुल तपती गर्मी में, कहीं नहीं कुछ लग रहा। पता चला कि 1 साल से कुछ नहीं खाया है, कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है। तो ये वो स्तर है जब वो जान चुके हैं, जब वो इस चीज का उन्हें बोध हो चुका है कि ये शरीर अलग है, आपकी आत्मा अलग, और आपकी आत्मा ही आप हो, वो आपका असल स्वरूप है। ठीक बात है। जिस प्रकार से गाड़ी में आप ईंटें मारो, स्क्रैच मारो, कुछ मारो, गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक उसी प्रकार आपके शरीर के अंदर बैठी आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, शरीर को कुछ भी कर लो, पर उसके लिए कठिन तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब ये सारे अनुभव होते हैं। सर ज़्यादातर लोगों को बैक पेन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो योगा कैसे इन सब प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ठीक करता है? क्या प्रोसेस है इसका? देखिए, ये जो चीजें होती हैं इसके लिए एक योगा की फॉर्म होती है, उसको थेरेपेटिक योगा बोलते हैं। थेरेपेटिक योगा मतलब योग चिकित्सा। अब जैसे मान लीजिए किसी को सर्वाइकल है तो उसके लिए स्पेसिफिक आसन होंगे। जैसे मैं कुछ आसन बता देता हूँ सर्वाइकल जिनको होता है, तो सर्वाइकल की समस्या के लिए जैसे अर्ध पवन पवन अर्ध हलासन, मरकट आसन, सुप्त मत्स्यंद्रासन, सेतु बंधासन, भुजंगासन, विपरीत नौका आसन, सलभ आसन, मकर आसन, ये सारे आसन हम करते हैं। फिर कैट काउ पोज को मार्जी वितलासन। तो ऐसे बहुत सारे आसनों की सीरीज होती है। जब आप स्पेसिफिक उन सारी चीजों को करते हो तो आपको उसमें लाभ मिलते हैं। मतलब लाभ बहुत लंबे टाइम बाद भी नहीं मिलते हैं, तीसरे चौथे दिन से ही आपको उसमें जबरदस्त लाभ दिखाई पड़ने स्टार्ट भी हो जाता है। तो हर बीमारी के लिए देखिए योग में स्पेसिफिक आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राएं चीजें होती हैं। सर आप कैसे अपने आप को बैलेंस रखते हैं फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली वे में? देखिए मेरी, अगर आप बैलेंस की बात करो तो मेरी दिनचर्या मैं आपको बता दूं। प्रातःकाल सुबह 5 बजे ही उठता है, भले रात में 12 बजे 1 बजे सोए, और ये क्रम लगातार कई बार भी चलता है। तो लोग बोलते हैं सर इतनी कम नींद लेके भी आप कैसे ठीक हो जाते हैं? तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो क्वालिटी फूड खाइए। क्वालिटी फूड से मेरा तात्पर्य क्या है? उस फूड को खाइए जो जिंदा, मृत फूड को मत खाइए। मृत फूड क्या है? आप जो भी पैकेट चीजें खा रहे हो वो सभी मृत फूड है। ठीक है, आप ताजे फल जिसमें प्रकृति की, सूर्य की डायरेक्ट ऊर्जा है, आप उसको खाओ, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। सब चीजें ताजी खाओ, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। तो होता क्या है कि इससे जो नींद में हमें ऊर्जा लेनी है तो हमें नींद थोड़ी सी कम भी मिले तो काम चल जाता है। योग, जैसा कि मैंने कहा कि योग जब आप करते हो
तो योग केवल एक स्तर पे नहीं होता, योग का एक मार्ग होता है अष्टांग योग। अष्टांग योग गृहस्थों के लिए काफी सूटेबल होता है। अष्टांग योग मतलब 8 अंग वाला। देयर आर 8 लिम्स। दीज आर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सारी चीजें अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, देखिए आप सामान्य से असामान्य, असामान्य मतलब साधारण से असाधारण व्यक्ति आपको बनने में समय नहीं लगता। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी मनुष्य योनि में भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, गुरु नानक ने, और अभी रिसेंटली अगर हम लोग देख लें तो नीम करोड़ी बाबा, तेग रहा बाबा, इन सब लोगों ने जन्म लिया और इसी शरीर का उपयोग वे जबरदस्त रूप से कर रहे थे। भगवान कृष्ण की कार्य सुन लेते हैं कि हमने ये सबसे छोटी तर्जनी उंगली से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो हम सोचते हैं अरे भगवान का उठा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भगवान थे। वे हमारे शरीर के भीतर छुपी शक्तियों को जान गए थे। ठीक उसी प्रकार की जैसे हम मोबाइल का यूज करते हो। मैं कोई गाँव का बड़ा सीधा साधा व्यक्ति हूँ जिसने कभी जीवन में मोबाइल में चलाया हो, उसको एक मल्टीमीडिया बढ़िया फोन दे हो जाके कभी, ठीक है भैया इसको अच्छे से यूज कर। और 1 साल बाद जाओ फिर उससे पूछो और क्या म्यूजिक व्यूजिक सुन रहे हो, नेट चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, रील्स बना रहे हो, तो कहेगा अच्छा ये सब भी होता है क्या इसमें। तो भाई इतना ही जानना था कि फोन उठता है, फोन कटता है, बस। तो अपनी अज्ञानता के कारण वो इन सारे फीचर्स का उपयोग नहीं कर पा रहा था। परंतु क्या मोबाइल के अंदर वो फीचर्स नहीं थे? ठीक उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर सारे फीचर्स हैं। हम अपनी अज्ञानता और अबोधता के कारण उन सारे फीचर्स को अनलॉक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस दिशा में सोचना कभी किसी ने बताया ही नहीं। अगर आपको पता चलता तो आप भी उसी दिशा में कार्य करते हैं, तो वो सारी चीजें आप भी प्राप्त करते। भारत भारत में गुरुकुल पद्धति थी एक समय में, यहाँ पर बचपन से ही योग की शिक्षा हर छोटे बच्चे को दी जाती थी, जिससे वो अपने ब्रेन को अनलॉक कर लेता था और अपने अंदर की जो पावर्स होती थी, सुपर पावर्स होती थी, उनको वो जान जाता था। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था एक समय में। भारत विश्व गुरु था। यहाँ के जो बड़े बड़े आप समझो एक सिंगल राजा, उन्होंने बड़े बड़े आक्रांता मुगलों की सेना, 10-10 लाख की सेना, 10,000 लोग खड़े लड़ रहे हैं, इस प्रकार लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखिए योग से संभव है। मैं कहता हूँ कि योग एक सामान्य चीज नहीं है। योग हमारे ब्लड से जुड़ी हुई, हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई, हमारी जड़ों से जुड़ी हुई चीज है। ये एक ऐसी चीज है कि अगर मैंने अब इतना गंभीर स्टेटमेंट दिया कि जिस प्रकार से हम भोजन और पानी को अपने दिनचर्या में शामिल रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको योग को शामिल करना चाहिए। और अच्छा एक चीज है, जैसे बहुत सब सारी आज मैंने बातें बताई, तो थोड़ी सी वो बातें रोमांचित कर सकती है। अच्छा अच्छा ये भी हो सकता है, अरे मुझको अगर गलत साबित करना है तो उन चीजों को करके देखो। भाई गलत तो तभी साबित करोगे ना कि 2 महीने कर लिया, अरे सर कुछ होता होता है। तो अगर गलत भी साबित करना है तब भी उन चीजों को करके देखो। और अगर मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हो तो आज ही से उसको करना देखो, तो अपने जीवन में आप लाभ देखोगे, जबरदस्त तरीके के लाभ। सर, ये योगा टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस? देखिए इसको अगर देसी भाषा में पूछे, तो आपने मुझसे पूछा कि सर पढ़ा होना ज्यादा जरूरी है कि कड़ा होना, तो मैं कहूंगा कड़ा होना ज्यादा जरूरी। देखिए पढ़ाई आपको थोड़ा सा संस्कार सिखा सकती है कि हाँ किस लहजे में बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, इस तरीके पर योग की जो शिक्षा है, योग की शिक्षा देखिए अनुभव से आती है। अनुभव पढ़ाई ढंग से नहीं होता। कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी इन योगा 3 साल का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर बीएससी नहीं हुआ कर रहे हैं। वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर वहाँ से वो कर रहा है पर योग की जो शिक्षा है वो आप हमको दो। बोल सर क्यों करता है? क्योंकि उनको पहले पढ़ाया जा रहा है। बहुत मशहूर योग गुरु थे अयंगर, उनके उनके नाम पर एक पूरी फॉर्म है अयंगर योगा। तो अयंगर ने एक बात कही थी, योगा इज 99% प्रैक्टिकल एंड 1% थ्योरी। इसी बात को हर योग शिक्षक को अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि योगा वास्तविकता में 99% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 1% थ्योरी। भाई हम क्लास में पहुंचे, इसको उदाहरण के रूप में समझिए। आप सारे स्टूडेंट बैठे हो, मैंने कहा कि आज सभी लोग करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज उनको करना चाहिए जिनके
इस पाइप में समस्या है, वो अच्छे से करें कि इनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, इनको आईवीपी है, ये सब फिर मैं बताता रहूँ। अब बता के बस खड़ा हो जाऊँ, तो कहेंगे सर होगा कैसे बताइए तो? नहीं, नहीं खुद से करो। आप प्रैक्टिकली उसको करके एक-एक चीज़ जब बताओगे, तो सामने वाले को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो ये जो आपका क्वेश्चन था ना कि थ्योरी की प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकली आपको बहुत साउंड होना चाहिए। आपके सामने बाबा रामदेव थे, किसी ने पूछा जाके भैया कहाँ से सीखे हो? सदगुरु थे, किसी ने पूछा ध्यान जी कहीं से कोई सर्टिफिकेशन किया या ऐसे ही सिखा रहे हो? हाँ, कि भगवान बुद्ध से किसी ने पूछ लिया जाके। ज्ञान मिलता है और ज्ञान हमेशा अनुभव से आता है। आप लगातार जब प्रैक्टिस में उतनी चीजें होते हो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा शिक्षक है, आप उसके पास 5 रुपए बैठोगे तो उसके ज्ञान से ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत गंभीर शिक्षक, बड़ा जबरदस्त शिक्षक, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप उससे पूछ लो सर कहाँ से सर्टिफिकेशन लिया। सर, आपने योगा के थ्रू लोगों के माइंडसेट को चेंज होते देखा है? खूब चेंज होता है। अभी एक उदाहरण दे रहा है। एक हमारे छोटे भाई भी सही है, वो अपने जीवन में नॉनवेज खूब खाते थे, शराब खूब पीते थे, उम्र भी उनकी काफी कम थी, 23-24 साल के हैं। मेरे संपर्क में आए करीब 4 महीने पहले। मैंने थोड़ा-सा बातचीत करना स्टार्ट किया, काउंसलिंग करनी स्टार्ट की, चीज़ें करनी स्टार्ट की। और आज करीब 4 महीने हो रहा है। उसने शराब को हाथ नहीं लगाया, उसने नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया और प्रतिदिन अब भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की भक्ति करने लगा। तो ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। आप इस बात को फिर समझो, योग का तात्पर्य केवल फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी नहीं, योग आपके जीवन को जीने की एक संपूर्ण कला है, जो आपको सिखाती है कि मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। इसीलिए बचपन में गुरुकुल में जो भी शिक्षक होते थे, बचपन से ही योग को सिखाते थे। एक-एक चीज़ें हम लोग भी थे बचपन में, हम लोगों को जब सिखाया गया, तो हम लोगों को ये सब चीज़ें, ये सब आजकल की जो प्रेयर है, ये सब नहीं सिखाते थे। वो कहते थे बिस्तर से बेटा जैसे ही आँखें खुले तो हाथ पे यूँ करके तुमको पढ़ना चाहिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श साक्षात्। अब इसको स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली दोनों तरह से समझ लो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी बसती हैं। तो जो भी हमारे पास धन धान्य है, जो भी मतलब ऐश्वर्य है, उसके लिए हम लक्ष्मी जी के लिए थैंकफुल है। पहले तो लक्ष्मी जी, फिर सरस्वती जी करके मध्य में, कर मूले तो गोविंदा, फिर हमारे विष्णु जी। पहले तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इन चीजें सेट होती थी कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उसके लिए थैंकफुल होना है, नंबर एक चीज। फिर हम लोग समुद्र वसने देवी पर्वत स्तंभ इस मंत्र की चैट करते हुए, धरती माँ की स्तुति करते हुए, अपने पैरों को रखने के पहले जमीन पर धरती माँ को स्पर्श करके पैर छूते थे। साइंटिफिकली इसको समझो कि जब आप सो के उठते हो तो आपकी एनर्जी जो होती है, वो जैसे ही आप नीचे पैर रखोगे तो एनर्जी में अंदर विस्फोट होगा, जो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। जैसे आप चैंट करते हो तो एनर्जी सेटलाइज होती है और जैसे ही अपने हाथों से जमीन को टच करते हो तो एनर्जी न्यूट्रल हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता था। इससे बहुत सारे हमारे संस्कार, इसे काल चेतन, महिलाओं को काल चेतन बिल्कुल अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारी जो यूरिन की जो एक नलियाँ होती हैं जिससे इन्फेक्शंस महिलाओं को ज़्यादा होता है। जब महिलाओं को ज़्यादातर यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, तो जब यहाँ पर वो खुदवा देती थी, छिदवा देती थी, तो उनको जो समस्याएँ कम होती देखिए। इसी प्रकार पुरुष जो भी अपना वो डालते थे, तो कान में लपेटते थे तो उनकी वो नस दबती थी। आज जने से आज भी जैसे किसी को हल्की-फुल्की अगर यूटीआई की जलन हो रही हो, केवल अपने कान को इस तरह से करके ये करना स्टार्ट कर दें। 5 मिनट देखिए। 5 मिनट देखिए इंस्टेंट फ़ायदा होता है। ठीक इसी तरीके से योग में बहुत सारी हस्त मुद्राएँ हो, उन मुद्राओं का प्रयोग करिए, तुरंत असर देखिए। मतलब कहीं बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये एक मुद्रा होती है ज्ञान मुद्रा होती है। ठीक इसी तरीके से ये वायु मुद्रा, अपने इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की जड़ पे लगा के लॉक करके, वायु मुद्रा क्या होती है? वायु मुद्रा पेट के अच्छे के जो गैस की प्रॉब्लम होती है, वो वायु मुद्रा लगा के अगर बैठेंगे, तो आप देखो 10 मिनट के बाद से उन्हें बर्प्स आना स्टार्ट हो जाएगा।
वही क्या किया उन्होंने, वो तो नॉर्मल एक मुद्रा लगा के बैठे हैं ना। तो जब भी हम मुद्राओं को चेंज करते हो तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, यहीं पर वात पित्त कफ की हमारी नाड़ियां होती है जो पूरे शरीर में जाती तो सर कैसा लगा आपको हमारे आज का पॉडकास्ट? है। पॉडकास्ट बहुत अच्छा थे, बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे आपके, तो आपने सोच समझ के क्वेश्चंस बनाए थे। सर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको उनके पर्सपेक्टिव चेंज होंगे इस पॉडकास्ट को देख के। नहीं नहीं, बिल्कुल चेंज होने भी चाहिए। और वैसे भी मैं मिशन ने लगा ही रहता हूँ हमेशा कि यूथ तक ये चीजें जरूर पहुंचे, क्योंकि देखिए हमारा भविष्य हमारे युवा है। और जो हमारे सीनियर सिटीजन हो गए उन्होंने तो देखिए जो करना था वे कर चुके हैं, परंतु अगर हम अपने भविष्य को ठीक करना चाहते हैं तो युवाओं को इन सारी चीजों तक पहुंचाना होगा। क्योंकि जिस तरीके से वो पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में पड़कर कहीं न कहीं अपने भविष्य को खराब करने में तुले हैं, तो अगर थोड़ा-सा वो स्पिरिचुअल वे में और यौगिक रूप से ये चीज़ों को समझें। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि योग करने से आप बाबा बन जाओ। योग करने से संतुलन आता है। जब करेंगे तभी समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो सर बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट करके आपके साथ सर। आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो कैसा लगा आप लोग को हमारा ये आज का पॉडकास्ट? आई होप आप लोग को न्यू एक्सपीरियंस तो मिल ही रहे होंगे। तो मुझे आप लोग के लाइक कमेंट शेयर चाहिए। आप लोग का एक सब्सक्राइबर हम लोग के लिए बहुत ही मैटर करता है। तो बने रहिए ASR पॉडकास्ट पे। अब तक मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट पे।